तो हेलो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं कुछ इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर वाकई आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज की हमारी कहानी पर। तो आज की हमारी यह कहानी बिहान जी की है। तो थैंक यू सो मच बिहान। साथ ही कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरी है और आप यदि हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके अपनी कहानियाँ हमें शेयर कर दीजिएगा। खैर आते हैं आज की कहानी पर। तो यह बात 2017 की है। वो महीना फरवरी का था और रात गहराते ही काफ़ी ज़्यादा धुंध छा जाता और काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती। तो मुझे अच्छी से याद है कि मैं खाना वगैरह खाकर यही 9 या 9:30 बजे के करीब अपने रूम में टीवी देख रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा रूम जिसमें टीवी था और उसके ठीक बगल वाले रूम जो था वो हमारे गेस्ट रूम हुआ करता था। तो उसमें उस समय मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन और भैया उस वक्त खाना खा रहे थे और रात के 9 या 9:30 बज रहे होंगे। तो फिर कुछ ही देर के बाद जो हमारे बाहर वाला गेट था, जो मेन गेट था, उस पर नॉक हुआ और तो मेरे पापा सुने तो बोले कि विहान ऐसा कर, हम खाना खा रहे हैं, जाकर देख बाहर कौन है। और तो मैं जैसे ही बाहर गया और जब बाहर वाला गेट खोला तो देखे मेरे फूफा जी थे जो गांव से हमारे यहाँ शहर में आए थे और उनके साथ 2 और लोग थे जो हमारे गांव या फिर हमारे रिश्तेदार के थे। तो मैं उन्हें नहीं पहचान पाया, शायद पापा ही जानते थे। तो मैं उन्हें प्रणाम किया और घर के अंदर आने के लिए कहा और फिर वे अंदर आ गए और मैं अपने रूम में वापस से टीवी देखने चला गया। तो उस समय वे लोग गांव से यही मेरे भैया की शादी की बात करने आए थे। हालांकि वे 4 बजे ही आने वाले थे, तो चूँकि ट्रेन काफ़ी लेट थी तो रात के 9 बज चुके थे। खैर शादी की बातें होने लगी और कि तभी कुछ ही देर के बाद मेरे पापा मेरे रूम में आए और बोले कि विहान ऐसा कर, दूध ख़त्म हो गया है और वे चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा कर जाकर बाज़ार से थोड़ी सी सब्जियां और दूध का पैकेट लेते आ। हालांकि मैं 8 बजे के करीब कभी भी शाम को अपने घर से बाहर नहीं जाया करता था, लेकिन चूँकि स्थिति ऐसी ही थी तो मैं क्या करता। अब मैं अपने पापा की स्कूटी लेकर मार्केट की तरफ निकल गया और तो जब मैं रास्ते पर गया तो देखा कि इतनी ज़्यादा ठंड और कोहरा था कि इक्का दुक्का लोग ही दिखे जा रहे थे और वे भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो अपने अपने घर जाने में लगे हुए थे। मैं उसी वक्त जैसे ही मार्केट पहुंचा और वहां से कुछ सब्जियां लिया और दूध का कुछ पैकेट लिया और फिर मैं जैसे ही दुकान से अपनी बाइक की तरफ बढ़ा कि तभी मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई। और तो फिर मैं उस समय जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त गौरव था जो 10वीं तक मेरे साथ जामनगर में ही पढ़ा था और 10वीं के बाद वो पुणे चला गया और वहीं रहने लगा। हालांकि वो साल में 1 से 2 बार ही वापस जामनगर आता था, तो मुझे उससे कभी भेंट भी नहीं हुआ करता था, तो वो कभी मिला भी नहीं। हालांकि स्कूल छोड़ने के बाद वह पहली बार ही उस दिन मुझसे मिला था। तो उस दिन मुझे भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और तो जिद करने लगा कि चलो होटल में कुछ खाते हैं, कितने दिनों के बाद मिला है। तो मैं बोला कि यार आज नहीं, किसी और दिन, चूँकि हमारे घर पर फूफा जी आए हैं तो मेरे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे और ज़्यादा देर होगी। तो ये बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, 5 मिनट कम से कम चाय ही पी लेते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है और उसके जिद करने के बाद मैं पास ही की एक दुकान पर जाकर चाय पीने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त और अनजान लोग से मिलने के बाद समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो 5 मिनट का समय देने के बाद कब 15 से 20 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। तो अब मेरे घड़ी में 10 बजने वाले थे, रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपना मोबाइल भी घर ही शायद छोड़ चुका था, तो मम्मी फ़ोन भी करती तो मैं कहाँ से उठाता और घर पर मम्मी और पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते होंगे। मैं उसी वक्त अपने दोस्त गौरव को दूसरे दिन मिलने की बात कहकर वहाँ से जल्दी से अपनी स्कूटी लेकर घर की ओर निकल गया। लेकिन उस रात में जैसे ही कुछ ही दूर क्या गया कि मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने रोड के किनारे एक बहुत ज़्यादा सुंदर एक लड़की खड़ी थी और वे शायद लिफ्ट मांग रही थी। तो मैं जैसे ही उसके पास गया तो वो बोली, भैया आप मुझे शाहनगर छोड़ देंगे क्या? तो मैं बोला कि ठीक है बैठ जाओ, मैं भी शाहनगर ही जा रहा हूँ। तो वह मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। तो उस रात उसकी बातों और उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है और उसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी। मुझे देखकर उस पर थोड़ी तरस भी आ रही थी और तो मैं उस समय यही सोच रहा था कि आखिर कौन सी समस्या आ गई जो अकेली इस रात को और इतनी ठंड में यह यहाँ खड़ी थी। खैर उस लड़की से उस दिन मैं ज़्यादा कुछ बात तो नहीं किया, लेकिन जब मैं उससे उसका नाम पूछा तो अपना नाम शायद ही पायल बताई थी। और देखते देखते ही 10 से 15 मिनट के बाद हम शाहनगर पहुँच गए। तो वो बोले कि भैया आप यहीं पर रोक दीजिए और वो मेरा घर है, मैं वहीं
पर रहती हैं। लेकिन उस रात उस लड़की का घर जब मैं देखा, मैं वहीं दंग रह गया। तो जहाँ पर उसका घर था वहाँ एक खंडहर हुआ करता था और मुझे अच्छे से याद है, मैं जब भी यहाँ से जाता मुझे वह खंडहर हमेशा दिखाई देता। साथ ही वहाँ आसपास भी कोई मकान नहीं हुआ करता था। लेकिन यह क्या था, आज इतनी रात को इतना सुंदर मकान, यह बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो उस रात उस लड़की के घर को देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही रात में इतना सुंदर घर वहाँ कैसे हो सकता था। हालांकि आज से पहले वहाँ एक खंडहर हुआ करता था। तो खैर उस रात अपने बाइक को वहीं रोड के किनारे खड़ा करके उस घर को मैं देखने लगा और देखते देखते वह लड़की अपने घर में चली गई। मुझे उस रात उस घर को देखकर और उस लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ। फिर मैं सोचा कि हो सकता है मुझे वह घर दिखाई नहीं दिया हो। लेकिन उस समय मेरे जहन में एक और सवाल था कि आखिर वो खंडहर कहाँ गया। खैर उस शाम वहीं खड़े होकर इन सब घटनाओं को सोचा और फिर इन घटनाओं को भुलाकर अपने घर चला गया। लेकिन जैसे ही 5 से 6 दिन बीते, फिर एक शाम मैं बाज़ार गया और उस समय भी मैं अपने पापा की स्कूटी से ही था। और फिर जैसे ही शाम के 7 बजे मार्केट से अपने घर की ओर लौट रहा था कि तभी फिर से वही लड़की उसी स्थान पर जहां मुझे कुछ ही दिन पहले दिखाई दी थी और लिफ्ट मांगी थी, फिर वहीं खड़ी थी। और फिर मैं जैसे ही उसके पास गया, वह मुझसे लिफ्ट मांगने लगी। इस घटना को देखकर मुझे अजीब लगा। तो मैं इस घटना को देखकर मैं सोचा कि हो सकता है मेरा संयोग होगा और ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं उस समय भी उस लड़की को लिफ्ट दिया और उसके घर तक छोड़ दिया। तो इस बार वह कहने लगी कि बिहान ऐसा करो, मेरी मम्मी को आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और मेरे घर में कोई भी मर्द नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। तो उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मासूमियत थी, वो डरी थी। तो मैं उसी वक्त उसके घर चला गया और तो देखा उसकी बूढ़ी माँ एक चरपाई पर लेटी थी और वो बुखार से काफ़ी ज़्यादा छटपटा रहे थे। वो बोली कि बिहान ऐसा करो, तुम बैठो, मैं किचन में तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और वो किचन में चाय बनाने चली गई। फिर वे जैसे ही कुछ देर के बाद किचन से वापस आई तो बोली कि बिहान ऐसा करो, तुम मेरी मम्मी के दोनों हाथों को पकड़ लो और मैं इन्हें दवाई देती हूँ। ये दवाइयाँ नहीं खा रही हैं बिहान, बिना दवाइयों के ये ठीक कैसे होंगी। तो मैं भी क्या करता, उसकी मम्मी के हाथों को जोर से पकड़ लिया। लेकिन उस रात मैं यह नहीं जानता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैं उस रात उसके मम्मी के हाथ को बार बार पकड़ता और फिर मुझसे छुड़ा लेती और वे दवाइयाँ देने में नाकाम हो जाती। तो पायल बार बार कहती कि बिहान जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। हालांकि उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुझे कुछ समझ तो नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। लेकिन उस रात वो जो भी कहना चाहती थी वो एक अजीब बात थी जिसे मुझे आगे ही समझ में आया। लेकिन मैं उस रात जितना भी कोशिश करता कि उसके मम्मी के हाथ को पकड़कर वहीं खड़ा रहूं, लेकिन मैं नाकाम हो जाता। और वो बार बार यही कहती कि बिहान हमारे पास समय नहीं है, तुम मम्मी के हाथ को पकड़ लो वरना हम दवाइयाँ नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस शाम उस लड़की के ज़बान से 8वीं बार यह शब्द निकले। तो उसी शाम उस किचन में रखा हुआ गैस सिलेंडर फटा और उस धमाके में दोनों माँ बेटी मारी गई। तो साथ ही उस शाम उस गैस सिलेंडर के फटने के बाद उसका घर भी पूरी तरह से टूट चुका था, चारों ओर खंडहर हो चुका था, दीवारें अब काली हो चुकी थी। और कुछ देर के बाद जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैं देखा यह तो मैं सपना देख रहा था। लेकिन यह सपना था या फिर वाकई यह बात सच थी। मैंने जो देखा वही शायद सच था। अब मेरे सामने वही पुराना वाला खंडहर था और मैं उस खंडहर के एक रूम में पड़ा था। लेकिन इस घटना को देखकर मैं यह तो समझ ही गया कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वह एक आत्मा थी जो मुझे दिखाने के लिए यहाँ तक लाई थी ताकि वह अपने मौत के राज को मुझ तक पहुँचा सके। तो मैं उसी वक्त जब उठा तो देखा मेरी स्कूटी उस खंडहर के बाहर अभी भी लगी हुई है और मैं उस खंडहर में पड़ी धूल में पूरी तरह से सना हुआ था। तो मैं उस वक्त इतना डर गया कि मैं उसी समय उस खंडहर से निकला और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से उसी समय अपने घर की ओर चला गया। तो जब मैं उस समय अपने घर पहुँचा तो देखा मेरे मम्मी पापा अभी भी घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जैसे ही घर पहुँचा और इन सब घटनाओं के बारे में जब अपने पापा को बताया तो वे मुझे बहुत डांटने लगे। साथ ही उस रात वे बोले कि तुम शायद बहुत किस्मत वाले हो जो उस खंडहर उस लड़की से बचकर आज हमारे सामने खड़े हो, वरना वहाँ से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। लेकिन क्या यह सच था? वाकई उस खंडहर में वो लड़की और उसकी माँ रहती थी या फिर मेरा यह वहम था? और यदि यह मेरा वहम था तो उस रास्ते पर मिलने वाली वह लड़की कौन थी? तो आज भी मेरे जहन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। हालांकि इस घटना के बीते इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब उस खंडहर को मैं देखता हूँ
मेरे जहन में वही लड़की याद आ जाती है। ना जाने उस रात मुझे वह क्या दिखाना चाहती थी और वह क्यों दिखाना चाहती थी। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन अफसोस कि उस लड़की और उसके माँ के साथ इतना दर्दनाक घटा और आज भी उस खंडहरों में भटक रहे हैं और आज भी उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। हालांकि इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी था बहुत डरावना था और अपने पीछे बहुत से राज भी छोड़ के, साथ ही बहुत से सवाल भी जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। खैर, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस है और यदि आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियाँ आप हमें भेज सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अपनी कहानियाँ आप हमें शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सच्ची कहानी के साथ। साथ ही आपको ये कहानियाँ कैसी लगी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।